So today our topic is gene drive technology. GTT क्या होता है, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। ये जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी ये चर्चा में क्यों है, ये हाईलाइट क्यों हो रहा है, उसकी बात हम करेंगे, जो कि जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी है। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी पर आधारित जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी पर आधारित जो पर्यटन तहत मच्छरों की आबादी है, काफ़ी कमी लाने में सफलता देखी गई है। जो मच्छर की आबादी है उसमें लाने में सफलता देखी गई है। मच्छर की आबादी काफ़ी क्या हो गई है, कम होने लगी है। इसके तहत मादा मच्छरों की जनित माता को समाप्त कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो माता होती है उसके जो प्रोडक्शन है, जो उसका बनना है, उसे क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है जीन टेक्नोलॉजी के अंदर। तहत मादा मच्छरों को समाप्त कर दिया जाता है। जीटीटी के बारे में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या कहती है? जीटीटी है क्या? जीटीटी एक प्रकार का आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक है। ये एक तरह से क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक है। इस तकनीक में मेंडेलियन जीन अनुक्रम के विरासतगत नियमों को बदलने के लिए जीन में संशोधन किया गया है। जो भी इनके जीन है, इनके जीन में क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। इनके जीन में क्या किया गया है, चेंज किया गया है। सरल शब्दों में जीन ड्राइव एक आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक है, जिसके जरिए जीन को संशोधित किया जाता है, जिससे विरासत में तेजी से संतान में स्थानांतरित हो जाते हैं। जो कि तेजी से जो स्थानांतरित हो जाते हैं, विरासत में स्थानांतरित होने का मतलब है कि जो पॉपुलेशन है बच्चों से किस में आ जाती है, ये जीन टेक्नोलॉजी ये दूसरों में आ जाती है। उन बच्चों में माता पिता से बच्चों में क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। फिर है हमारा मेंडेलियन जीन अनुक्रम क्या होता है। जो मेंडेलियन ने जीन अनुक्रम बताया वो क्या है? यह माता पिता से संतानों में आनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण के पैटर्न को दर्शाता है। जो माता से आनुवांशिक जो लक्षण आते हैं, उनका जो पैटर्न है, उस पैटर्न को दिखाता है कि जो हमारे माता पिता की, नमस्ते बेटा, जो माता पिता की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बच्चों के अंदर आ जाती हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिकली ये शो करता है, जो माता पिता से किस में आ जाती हैं, बच्चों में आ जाती हैं। अभी मैं रिपीट करूंगी मोनिका। जीन ड्राइव में तीन मुख्य घटक होते हैं, तीन प्रमुख घटक होते हैं। पहला क्या है, जीन। फिर है डीएनए को काटने वाला Cas9 एंजाइम। फिर क्रिस्पर अर्थात टारगेट डीएनए अनुक्रम, उसका जो टारगेट डीएनए अनुक्रम होता है वो। इन तीन घटकों के जरिए, ये जो तीनों घटक हैं के जरिए एनकोड की गई आनुवांशिक सामग्री को मूल जीन के स्थान पर डीएनए में जोड़ दिया जाता है। तो ये जो तीन घटक हैं, इनके जरिए जो एनकोड की गई आनुवांशिक सामग्री है उसको मूल जीन के स्थान पर डीएनए में जोड़ दिया जाता है। इससे जोड़े गए जीन अगली पीढ़ियों में स्थानांतरित होते हैं और तेजी से क्या होती है, आबादी फैलने लगती है। इसका संबंधित कारण क्या है, इसका धारणा क्या है, इसका उद्देश्य है स्टेबल अनुसंधान के लिए दिशा निर्देशों के माध्यम से अनुसंधान के जो नैतिक और वैज्ञानिक परिचालन है उसको संभव बनाना। जो उद्देश्य के हिसाब से जो अनुसंधान है उनको दिशा निर्देश करता है। अनुसंधान में जो भी नैतिक और वैज्ञानिक परिचालक होते हैं उनको संभव बनाना होता है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ उसको, फिर उसके बाद आगे करेंगे। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या होती है? जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी पर आधारित जो भी लक्षण जो मच्छर की आबादी में काफी कम लाने में सफलता देखी गई है, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो मच्छर की आबादी है उसमें कमी देखी गई है। इसके तहत मादा मच्छरों को जनित माता को समाप्त कर दिया जाता है। जो माता जन्म से इन बच्चों के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं, उनको इसे जन्म से क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। जीडीटी एक प्रकार की आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक है। इस तकनीक में मेंडेलियन जीन अनुक्रम, जो मेंडेलियन था जिसने मटर के पेड़ पे एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के पेड़ पे जो
परीक्षण किया था, उसके आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक है। इस तकनीक में मेंडेलियन जीन अनुक्रम के विरासतगत नियमों के बदलने के लिए जीन में संशोधन किया गया था, चेंज किए गए थे। सरल शब्दों में जो जीन ड्राइव है एक आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक है जिसके जरिए जीन को संशोधित किया जाता है, जिससे वे विरासत में तेजी से संतान में स्थानांतरित हो जाते हैं, संतान में वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। सरल शब्दों में जीन ड्राइव जो है एक आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक है जिसके जरिए जीन को संशोधित किया जाता है, चेंज किया जाता है, जिससे वे विरासत में तेजी से संतान में जो स्थानांतरित हो जाते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी जो है हमारे वो पापा मम्मी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, माता पिता की जो फीचर्स होते हैं, जो उनकी चीज़ें होती हैं वो बच्चों में आ जाती हैं, तो इसके थ्रू वो बच्चों में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। जीन ड्राइव में 3 मुख्य घटक हैं, एक जीन है, एक डीएनए को काटने वाला Cas9 एंजाइम है और एक क्रिस्पर है अर्थात टारगेट डीएनए अनुक्रम है। इन 3 घटों के जरिए एन्कोड की गई आनुवांशिक सामग्री को मूल जीन के स्थान पर डीएनए में जोड़ दिया जाता है। अगर डीएनए है उसको काट कर, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है, डिफेक्ट है, उसको काट कर दूसरे को जोड़ दिया जाता है। इससे जोड़े गए जीन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते। तो जो जीन होते हैं वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते और तेजी से आबादी में फैल जाते हैं। इसका संबंधित धारणा क्या है, इसका उद्देश्य जो है स्टेम सेल अनुसंधान के लिए दिशा निर्देशों के माध्यम से अनुसंधान के नैतिक और वैज्ञानिक परिचालन में संभव बनाना। इसका उद्देश्य है जो स्टेम सेल अनुसंधान है उसके दिशा निर्देश के हिसाब से माध्यम से जो अनुसंधान है उसके नैतिक और वैज्ञानिक जो परिचालन होते हैं उनको संभव बनाना होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, विनियमन और उपयोग, इसका क्या उपयोग है, चर्चा में क्यों था। यूनाइटेड किंगडम में लंदन के पास बेलेचले पार्क में विश्व का पहला एआई शिखर सम्मेलन हुआ है, सुरक्षित शिखर सम्मेलन समिट हुई है, आयोजित किया गया है। इसमें ब्लेचले डिक्लेरेशन को अपनाया गया है। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर लंदन के पास बेलेचले पार्क में विश्व का पहला जो सुरक्षित शिखर सम्मेलन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शिखर सम्मेलन है उसकी समिट को आयोजित किया गया है। इसमें बेलेचले घोषणा डिक्लेरेशन को अपनाया गया है। बेलेचले घोषणा क्या है, ये एआई सुरक्षा से संबंधित विश्व का पहला बहुस्तरीय समझौता है। जो विश्व का पहला जो है बहुस्तरीय जो है क्या है, ये समझौता है। इसमें एआई से जुड़ी जोखिमों के आकलन, जो एआई होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, ये कहा जा रहा है सारे काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होंगे। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आकलन में क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या क्या उनकी नकारात्मकता है, क्या क्या उनकी सकारात्मकता है, उनका आकलन करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का संकल्प लिया गया है कि सहयोगात्मक प्रयास करने हैं। इस पर यूरोपीय संघ, जो यूरोपीय संघ है, यूरोपियन यूनियन है और 28 अन्य देशों के तहत किए गए हैं। भारत भी इसका हिस्सा है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि भारत भी इसका क्या है, हिस्सा है। एआई को विनियमित करने के मुख्य प्रयास क्या हैं? यूरोपीय संघ द्वारा विश्व का पहला व्यापक एआई कानून बनाने का प्रयास किया गया है। तो यूरोपीय संघ द्वारा जो विश्व का पहला व्यापक एआई कानून है उसे बनाने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जो एआई प्राथमिकता को लेकर, मतलब एआई को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी को लेकर अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों के लिए दिशा तय करता है। जो भी व्यवहारिक गतिविधियां होती हैं उनके लिए दिशा तय करता है। तो इसमें यूरोपीय संघ द्वारा
विश्व का पहला व्यापक जो एआई कानून बनाने का प्रयास किया गया है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जो एआई प्राथमिकता को लेकर अनुसंधान करना है और व्यवहारिक गतिविधियों के लिए दिशा तय करना है। अब एआई के प्रकार क्या हैं? जेनरेटिव एआई, पहला है जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई यह डीप लर्निंग मॉडल्स जैसे ओपन एआई है, आप चैट जीपीटी का प्रयोग करते हो, गूगल का बार्ड, सोरा डेले ई कर्तिम द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट स्पीच आदि का निर्माण करता है। जो ऐसे स्पीच हैं, इनका स्पीच का निर्माण करता है। जैसे आप चैट जीपीटी पे कुछ बोलते हो, जो भी आप चैट जीपीटी पे बोलोगे वो लिखता चला जाएगा। गूगल पे बार्ड पे ऐसा होता है, जो सोरा है उसमें भी ऐसे होता है। तो ये क्या है? टेक्स्ट स्पीच आदि का निर्माण करता है, जो आप बोल रहे हो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। इसमें एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे हम बोलते हैं एनएलपी, का उपयोग होता है। जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर एक लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल है, एलएलएम। एलएलएम न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है। ट्रांसफॉर्मर मॉडल दो भागों में है, एक एनकोडर है और जो डिकोडर है। इन दोनों से मिलकर ये बना होता है। जीपीयू क्या होती है? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मल्टी मॉडल एआई, यह टेक्स्ट इमेज। सेकंड है मल्टी मॉडल। यह टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो आदि को एक साथ प्रोसेस करके जटिल समस्याओं को हल करता है। तो जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, वो जो भी इमेज की ऑडियो है, उसको प्रोसेस करके जो जटिल समस्या है उसको हल करता है। उस मॉडल पे तैयार किया गया है। थर्ड है आपका फ्रंटियर एआई। यह जनरल पर्पस एआई है, एक शक्तिशाली संस्करण है जो अत्यधिक जटिल, जो और ज्यादा टफ होते हैं, उन कार्यों को करने में सक्षम होता है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या अंतर है? पहले मैं स्लाइड 2 रिपीट कर दूं, उसके बाद मैं थर्ड रिपीट करूंगी। यूनाइटेड किंगडम्स में लंदन के पास बेलेचले पार्क में विश्व का पहला एआई सुरक्षित शिखर सम्मेलन हुआ है। एआई सेफ्टी समिट आयोजित किया गया है। इसमें बेलेचले घोषणा डिक्लेरेशन को अपनाया गया। बेलेचले घोषणा क्या है? ये एआई सुरक्षित संबंधित विश्व का पहला बहुस्तरीय समझौता है। इसमें एआई से जुड़े जितने भी जोखिम हैं, उनका आकलन करने में सहयोगात्मक होता है। प्रयासों का संकल्प लिया गया है। इस पर यूरोपीय संघ और 28 अन्य देशों के तहत स्तर पर इस पर बात की गई है और ये भारत भी इसका एक हिस्सा है। एआई को विनियमित करने के मुख्य प्रयास यूरोपीय संघ द्वारा विश्व का पहला व्यापक जो एआई कानून बनाने का प्रयास किया गया है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जो एआई प्राथमिकता को लेकर अनुसंधान करना, रिसर्च करना और व्यवहारिक गतिविधियों के लिए दिशा तय करता है। एआई के प्रकार क्या होते हैं? पहला है जनरेटिव एआई। यह डीप लर्निंग मॉडल है, जैसे ओपन एआई है, चैट जीपीटी है, गूगल का बार्ड है, सोरा डेली है। ये उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट स्पीच आदि को निर्माण करता है। इसमें एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी का उपयोग होता है। जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसका प्रयोग होता है। एलएलएम न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है। ट्रांसफॉर्मर मॉडल दो भागों में है, एक एनकोड होता है, एक डिकोडर होता है। इन दोनों से मिलकर ये बना है। जीपीयू, जिसे ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मल्टी मॉडल एआई ये टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो आदि को एक साथ प्रोसेस करके जो जटिल समस्याएं उनको हल करता है। फ्रंटियर एआई यह जनरल पर्पस एआई का एक शक्तिशाली संस्करण है जो अत्यधिक जटिल कार्यों को करने में सक्षम होता है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या अंतर है? मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग,
मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग एआई की एक प्रणाली है। सभी एमएल डीप लर्निंग नहीं होते। जितनी भी मशीन लर्निंग होती है वो डीप लर्निंग नहीं होती। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक विशिष्ट रूप है। सभी डीएलएम, डीएल डीप लर्निंग और एमएल मशीन लर्निंग होते हैं। सांख्यिकी और गणित के माध्यम से होता है, मतलब नंबर यूज करते हैं। न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के साथ होता है। मैनुअल चयन और विशेषताओं के भार को समायोजित करना पड़ता है। फीडबैक से स्वयं सीखने में सक्षम है। अहेता प्रथम कम डेटा और सरल प्रणाली है। उच्च मात्रा में डेटा और अधिक जटिल प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसमें उच्च मात्रा में जो डेटा होता है, अधिक जटिल प्रणाली जो होती है, उसकी आवश्यकता होती है। इसको मैं भी एक बार और बताऊंगी। पहले ये बताओ मोनिका, लक्ष्मी, कोई डाउट है, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? कहाँ चले गए? कोई डाउट ही नहीं है? मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या अंतर होता है? डीएल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या अंतर होता है? मशीन लर्निंग एआई की एक प्रणाली है। सभी एमएल डीप लर्निंग नहीं होते। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक विशिष्ट रूप है। सभी डीएल और एमएल होते हैं। सांख्यिकी और गणित के माध्यम से। जितने भी न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के साथ होता है, यहाँ पे मैनुअल चयन और विशेषताओं के भार को समायोजित करना पड़ता है। मीन्स के सबको यहाँ पे मिलाना पड़ता है। फीडबैक से स्वयं सीखने में सक्षम है, फीडबैक से सीख लेते हैं। और है प्रथम डेटा, कम डेटा को यूज करता है, सरल प्रणाली है। और ये उच्च मात्रा डेटा चाहिए, अधिक जटिल प्रणाली की आवश्यकता होती है डीप लर्निंग के अंदर। न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है हमारा? ठीक है। न्यूरल नेटवर्क एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम या मॉडल होता है जो मानवीय मस्तिष्क के समान, जैसे इंसान का दिमाग है उसके समान निर्णय लेता है। यह जैविक न्यूरॉन्स के समूह द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रक्रिया की नकल करता है। तो जितने भी जैविक न्यूरॉन्स हैं उनके समूह के द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रक्रिया को नकल करता है, जिसके माध्यम से मानव मस्तिष्क घटनाओं को पहचानता है, विकल्पों को समझता है और निष्कर्ष पर पहुंचता है। उसका रिजल्ट क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, वो बताता है। प्रत्येक न्यूरल नेटवर्क में नोड्स या कृत्रिम न्यूरॉन्स की परतें होती हैं और एक इनपुट परत, एक या अधिक छिपी हुई परतें और एक आउटपुट परत होती है। एक इनपुट परत होती है और एक क्या होती है? आउटपुट परत होती है। न्यूरल नेटवर्क को कभी-कभी कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एएनएन या सिम्युलेटेड न्यूरल नेटवर्क एसएनएन भी कहा जाता है। न्यूरल नेटवर्क के विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, दूसरा है मल्टीलेयर पर स्पेक्ट्रम और तीसरा है कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क और चौथा है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क इसमें होते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क एक बार फिर से बता देती हूँ न्यूरल नेटवर्क के बारे में। न्यूरल नेटवर्क एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम या मॉडल होता है जो जैसे इंसानों का दिमाग होता है, जो मानवीय मस्तिष्क होता है, उसके समान निर्णय लेता है। और यह जैविक न्यूरॉन्स के समूह द्वारा जो भी सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रक्रिया है उसको नकल करता है, जिसके माध्यम से मानव मस्तिष्क घटनाओं को पहचानता है, विकल्पों को समझता है और निष्कर्ष पर पहुंचता है। प्रत्येक न्यूरल नेटवर्क में नोड्स या कृत्रिम न्यूरॉन्स की परतें होती हैं। एक इनपुट परत होती है और एक से अधिक छिपी हुई एक आउटपुट परत होती है।
न्यूरल नेटवर्क को कभी कभी कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी कहा जाता है, सिम्युलेटेड न्यूरल नेटवर्क भी कहा जाता है। न्यूरल नेटवर्क के विभिन्न प्रकार हैं। पहला है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, मल्टी लेयर पर स्पेक्ट्रम, और फिर कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है। डीप फ्लेक्स क्या है, बहुत ज्यादा ये पेपर में आया भी था आईएएस वाले में। डीप फ्लेक्स होता क्या है? लास्ट ईयर भारत सरकार ने गलत सूचना और डिफ्लेक्स की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया माध्यम के लिए एक एडवाइजरी जारी करी है। तो सोशल मीडिया माध्यम के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, एक एडवाइजरी को जारी किया है। डिफ्लेक्स होता क्या है? डिफ्लेक्स एक ऐसा वीडियो या फोटो होता है जिसे कंप्यूटर एल्गोरिथम के माध्यम से इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि उसमें किसी असली व्यक्ति की जगह कोई अन्य व्यक्ति दिखाई देता है। तो डिफ्लेक्स एक ऐसा वीडियो या फोटो होता है जिसमें कंप्यूटर एल्गोरिथम के माध्यम से इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि उनमें किसी असली व्यक्ति की जगह कोई अन्य व्यक्ति दिखाई देता है। यह देखने में बिल्कुल असली जैसा लगता है। डिफ्लेक्स के अंतर्गत किसी व्यक्ति के चेहरे, शरीर, ध्वनि, भाषण, पृष्ठभूमि या किसी अन्य व्यक्तिगत जानकारी की हूबहू नकल की जा सकती है। जिसके अंदर जो है हूबहू क्या कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, डीफ्लेक्स क्या होता है? डीफ्लेक्स क्या होता है? भारत सरकार ने जो गलत सूचना है उनकी पहचान के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से एक एडवाइजरी जारी की है, जिसको क्या बोलते हैं? डीफ्लेक्स कहते हैं। ये डीफ्लेक्स एक ऐसा वीडियो या फोटो होता है जिसे कंप्यूटर एल्गोरिथम के माध्यम से संशोधित किया जाता है और उसमें असली व्यक्ति की जगह कोई और अन्य व्यक्ति दिखाई देता है और यह देखने में बिल्कुल असली जैसा प्रतीत होता है। डीफ्लेक्स के अंतर्गत किसी व्यक्ति के चेहरे, शरीर, ध्वनि, भाषण, पृष्ठभूमि या किसी अन्य व्यक्तिगत जानकारी की हूबहू नकल की जा सकती है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार मेरे से पूछो। नो डाउट मैम। ओके मोनिका, रवि, तो अभी क्लास ज्वाइन करी आपने। इस डीफ्लेक्स में कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दो। नहीं है किसी को भी, ठीक है। डीफ्लेक्स बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा, डीप लर्निंग का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से ऐसी काल्पनिक घटनाओं की छवि भी बनाई जाती है जो कभी घटित ही नहीं हुई है। तो डीफ्लेक्स बनने की जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो एक शाखा है और डीप लर्निंग का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम ऐसी काल्पनिक घटनाओं की छवि बनाई जा सकती है जो कि कभी घटित नहीं हुई हो। डीफ्लेक्स कैसे काम करता है? डीफ्लेक्स तकनीक में इमेज और वीडियो के निर्माण के लिए जो डीप लर्निंग होती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है और फोटोशॉप जैसी तकनीक का उपयोग होता है। तो डीफ्लेक्स तकनीक में इमेज और वीडियो निर्माण के लिए डीप लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और फोटोशॉप जैसी तकनीकों का उपयोग होता है। ऐसे वीडियो तैयार करने में GANs जनरेटिव एडवाइजरल नेटवर्क तकनीक का उपयोग होता है, जो मशीन लर्निंग की एक मुख्य तकनीक है। तो ऐसे वीडियो तैयार करने में GANs जनरेटिव एडवाइजरल नेटवर्क तकनीक का उपयोग होता है, जो मशीन लर्निंग की एक प्रमुख तकनीक है। GANs में दो प्रमुख घटक होते हैं, एक जनरेटर और दूसरा डिस्क्रिमिनेटर। जो जनरेटर होता है जो प्रारंभिक डेटा का उपयोग करके नई इमेज बनाता है, डिस्क्रिमिनेटर जो वास्तविक और कृत्रिम इमेज की तुलना कर में उसमें सुधार करता है। डीफ्लेक्स में वेरिएशन ऑटो इनकोडर अपने आप इनकोड करना, उसे चेंज करना जैसे डीप लर्निंग मॉडल का भी उपयोग होता है। बहुपर्तीय फेस स्वैप फेडल को भी सक्षम बनाता है। जो भी फेस को स्वैप करना है, किसी का भी फेस, उसको भी क्या कर देता है? स्वैप कर देता है।
डी फ्लेक्स पर लागू विनिमय उपयोग, भारत में कानूनी प्रावधान। भारत में फिलहाल डी फ्लेक्स तकनीक को विनियमित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष कानून इसके माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 और 66 डी, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1997, वैश्विक उपाय, गूगल जैसी कंपनी कृत्रिम रूप से तैयार की गई सामग्री की पहचान के लिए टूल्स विकसित कर रही है, जिसे वाटर मार्किंग की योजना बना रही है। अब वेब 3.0 क्या होता है, वेब 3.0 चर्चा में क्यों था? हाल ही में प्राइमस पार्टनर्स नामक निजी संस्था द्वारा अनलॉकिंग द वेब 3 पोटेंशियल इंडिया जर्नी फ्रॉम अ टैलेंट एक्सपोर्टर टू अ प्रोडक्ट पावर हाउस नाम की रिपोर्ट जारी की गई है। तो हाल ही में प्राइम्स पार्टनर्स नामक जो निजी संस्था है, उसने अनलॉकिंग द वेब 3 पोटेंशियल इंडिया जर्नी फ्रॉम अ टैलेंट एक्सपोर्टर टू अ प्रोडक्ट पावर हाउस नामक रिपोर्ट क्या करी है, जारी की है। इसके मुख्य तथ्य क्या है? वर्ष 2022 में वैश्विक वेब 3 डेवलपर पूल में भारत की भागीदारी 11% रही है और भारत इसमें विश्व में तीसरे स्थान पर रहा है। अगले दशक में वेब 3 से जुड़े भारत के स्रोत 2.2 मिलियन प्रोत्साहित रोजगार उत्पन्न होने का अनुमान है। तो इससे क्या होगा, वेब 3.0 से कि यहाँ पे 2.2 मिलियन जो है रोजगार प्रस्तुत होंगे और यहाँ पे क्या मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने का अनुमान है। वेब 3.0 है क्या? वेब 3.0 इंटरनेट का एक ऐसा संस्करण है जो उपयोगकर्ताओं के वित्तीय भागीदारी और डेटा पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है। तो वेब 3.0 इंटरनेट का एक ऐसा संस्करण है जो कि उपयोगकर्ता को वित्तीय भागीदारी और डेटा पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करता है, मतलब डेटा को वो कंट्रोल कर सकता है। वेब के विभिन्न चरण हैं। वेब 1.0 इसे स्टैटिक वेब कहा जाता है। स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ। इसमें केवल जानकारी तक पहुंच को आसान बनाना, केवल जो जानकारी है उसकी पहुंच को आसान बनाना है। वेब 2.0 क्या है? यह सोशल मीडिया और इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक वगैरह है, उस पर केंद्रित रहा है, जो उपयोगकर्ता जनित सामग्री और केंद्रीकृत नियंत्रण पर आधारित है। तो वेब 1.0 क्या है, 1.0 क्या है? ये स्टैटिक वेब कहा जाता है। इसमें सिर्फ केवल जानकारी तक पहुंच को आसान बनाया जाता है। वेब 2.0 में क्या होता है? ये सोशल मीडिया और इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक आदि पर केंद्रित रहा है, जो उपयोगकर्ता जनित सामग्री और केंद्रित नियंत्रण पर आधारित होता है। वेब 3.0 क्या होता है? ये पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन और इंटरैक्शन को माध्यम के बिना संभव बनाता है। पीयर टू पीयर इंटरैक्शन का मतलब है जो सेम एज के बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकें, इंटरैक्ट कर सकें, उसके इंटरैक्शन के माध्यम से उसके इंटरैक्शन को संभव बनाता है, मतलब बातचीत को। इसमें शामिल है क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन एंड विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन डीएओ आदि। यह उपयोगकर्ता को अपने डेटा पर स्वामित्व और नियंत्रण प्रदान करता है। जो यूज करने वाला है उसका इस पे पूरा कंट्रोल होता है, उसका पूरा इस पे नियंत्रण रहता है। ये ब्लॉकचेन आधारित सोशल नेटवर्क है। यह किसी कॉर्पोरेशन के बजाय उपयोगकर्ता द्वारा सामूहिक रूप से संचालित होता है। तो जो सामूहिक रूप से क्या होता है, ये संचालित होता है। वेब 4.4 और 4.5.0 में क्या अंतर है? इसे सिम्बायोटिक वेब कहा जाता है, जिसका उद्देश्य मानव और मशीनों के बीच जो प्रभावी इंटरैक्शन को संभव बनाना है। वेब 5.0 इसमें शामिल है।
पहचान पर नियंत्रण, डेटा स्टोरेज के लिए विकेंद्रित प्लेटफॉर्म, विकेंद्रित एप्लीकेशन का विकास, मुक्त और प्रभावशील प्लेटफॉर्म का संरक्षण करना, उसकी संरचना करना, उसको बनाना। संभावित गतिशीलताएं और संभावित अवधारणाएं क्या हैं? यहाँ तक अगर कुछ पूछना है एक बार पूछ लो। आज हम एमसीक्यूज भी करेंगे। नो मैम, क्लियर है। रवि, मोनिका, कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है। संभावित गतिशीलताएं और संभावित अवधारणाएं क्या हैं? राष्ट्रीय ब्लॉकचेन सेवा प्रदान करने और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के निर्माण के लिए एकीकृत ब्लॉकचेन का फ्रेमवर्क डिजाइन एवं विकास। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, ब्लॉकचेन एक वितरित या विकेंद्रित बही खाता है लेजर तकनीक है। यह तकनीक उपयोगकर्ता के बीच लेन देन को प्रमाणित करती है और ट्रैक करने को प्रक्रिया सुविधाजनक बनाती है। तो ये जो तकनीक है, जो उपयोगकर्ता है, यूज करने वाला है, उसके बीच में जो लेन देन होता है उसको प्रमाणित करती है और ट्रैक करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है। ब्लॉकचेन में प्रत्येक लेन देन को डेटा के ब्लॉक के रूप में संग्रहित किया जाता है। प्रत्येक ब्लॉक अपने पहले और बाद के अन्य ब्लॉकों से जुड़ा हुआ होता है। हाल ही में की गई पहल, यह प्रोजेक्ट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC भारत द्वारा जारी किया गया था। यह परियोजना राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति 2021 के उद्देश्य के अनुरूप शुरू की गई है। तो 2021 जो रणनीति है उसके उद्देश्यों के अनुरूप इसको शुरू किया गया है। यह रणनीति इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। बास क्या होता है? ब्लॉकचेन एंड सर्विस। यह वितरित संरचना बास के सहज एकीकरण और प्रबंधन को ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API के निर्माण को आसान बनाएगा। तो यह वितरित संरचना पर बास के सहज एकीकरण और प्रबंधन के लिए जो भी ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है उसके निर्माण को क्या करता है? आसान बनाता है। बास कंपनियों के लिए तथ्य सुरक्षित क्लाउड आधारित संरचना और प्रबंधन को सुलभ बनाता है। यह सरकारी विभागों को ब्लॉकचेन सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। वे ब्लॉकचेन पर अपने स्वयं के ब्लॉकचेन एप्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और टोकन्स का निर्माण प्रबंधन तक उपयोग कर सकेंगे, जिससे कि जितना भी प्रबंधन है उसका उपयोग ये कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही था। अब अगर कुछ और पूछना है बास वगैरह में, कोई डाउट है एक बार पूछ लो, नहीं तो फिर मैं इसको स्टॉप शेयर करके MCQs करते हैं। नो। चलो ठीक है, फिर MCQs करते हैं। आज भी MCQs में आंसर हैं, नेक्स्ट वीक से आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट वीक से आंसर आप लोग दोगे। तैयार हो आंसर देने के लिए नेक्स्ट वीक से? यस मैम। यस मैम, रेडी है।
पहला क्वेश्चन है, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है किसी विशेष जीन की आबादी में तेजी से फैलाना, डीएनए प्रतिक्रिया की गति धीमी करना, कृत्रिम अंग बनाना या जीन को स्थायी रूप से निष्क्रिय करना। सही उत्तर बताओ। तो इसमें क्या है, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी हमने भी पढ़ा था। ये क्या है, किसी विशेष जीन को आबादी से तेजी से फैलाना होता है, जिसमें कोई खराबी होती है तो उसको हटा के दूसरे में ऐड कर देते हैं। सिंथेटिक बायोलॉजी किससे संबंधित है? नाम से पता चल रहा है सिंथेटिक। कृत्रिम रूप से नए जैविक भाग, उपकरण, प्राणी बनाना, केवल पौधों की वृद्धि बढ़ाना, पृथ्वी से बाहर जीवन खोजना या डीएनए की मरम्मत करना। तो सिंथेटिक है मतलब किसी चीज का मिक्सचर होगा, तो कृत्रिम रूप से नए जैविक भाग और उपकरणों की प्रणाली को बनाना। बायोप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किस के लिए किया जाता है? 3D प्रिंटर से जीवित ऊतक और अंग बनाना, फसलों पर कोड प्रिंट करना, डीएनए पर लेबल लगाना, पौधों की जड़ों का अध्ययन करना। तो 3D प्रिंटर से जीवित जो ऊतक हैं उनके अंग बनाना होता है बायो प्रिंटिंग, फसलों पर कोड प्रिंट करना होता है या डीएनए पर लेबल लगाना होता है, या पौधों की जड़ों का अध्ययन करना होता है। तो बायो प्रिंटिंग क्या होता है? बेसिकली 3D प्रिंटर से जीवित ऊतक और अंग बनाना। जो 3D प्रिंटर है उससे जो ऊतक होते हैं वो बनाना और उसके अंग बनाना होता है। अब है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का उद्देश्य क्या है? रोगग्रस्त कोशिकाओं में दोषपूर्ण जीन को सुधारना या बदलना, शरीर की ऊष्मा बढ़ाना मीन्स गर्मी बढ़ाना, डीएनए को अधिक लंबा करना, आरएनए को नष्ट करना। तो जो जीन थेरेपी होती है, जो रोगग्रस्त कोशिकाएं होती हैं उनमें दोषपूर्ण जीन को सुधारना या बदलना क्या कहलाता है? जीन थेरेपी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में नेशनल बायो फार्मा मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? चलो इसका आंसर नहीं दिख रहा है, बताओ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। चैट बॉक्स में ऑप्शन लिख दो अपना। डी है। बी, लक्ष्मी ने बी बोला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नहीं, डी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अच्छा, रवि आपका क्या आंसर है? जीएम इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। मोनिका आपका क्या है? ऑप्शन ए मैम। आंसर ए। यस मैम। चलो देखते हैं किसका आंसर सही है। लेट्स सी। ऑप्शन सी सही है, किसी का सही नहीं है। यस मैम। ऑप्शन सी क्या है? नेशनल, देखो ना, बायो, बायो मतलब क्या होता है? जैव। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डीबीटी। कुछ कुछ क्वेश्चन से ही आंसर निकल जाते हैं। चलो वो अगले हफ्ते से प्रैक्टिस करोगे पता चलेगा। अब है क्रायो प्रिजर्वेशन का क्या अर्थ होता है? ये जैविक नमूनों को अत्यधिक मिश्र तापमान पर संरक्षित करता है, सूक्ष्म जीवों को तेजी से बढ़ाना, डीएनए को गर्म करना, जीन को विभाजित करना है। यस सूरज कुमार, आपने हैंड रेस किया है। ये हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास है जो कि फ्राइडे को होती है 12 बजे से 1 बजे तक, 12:50 तक। और आप कुछ पूछना चाहते हैं बताइए, माइक खोलिए।
सूरज, आपने हैंड रेज कर रखा है, क्या कहना चाहते हैं आप? बोलो बेटा। बोला ना से नमस्ते। लोग और बच्चे क्या समझ नहीं आया? लक्ष्मी, आपने सुना हो तो आप बता सकते हो क्या बोला है? एक बार रिपीट कीजिएगा। सूरज, सूरज जी एक बार रिपीट कीजिएगा। मेरे को समझ नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। मैम हो सकता है गलती से हैंड रेस हो गया हो जाता है कभी कभी। मैम ये कह रहा हूँ मैं, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा है क्या? हाँ हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर है। रिकॉर्डेड लेक्चर जो है सारे हैंड टू हैंड अपलोड हो जाते हैं, 5-10 मिनट लगते हैं जब क्लास एंड होती है, उसके बाद सारे लेक्चर अपलोड हो जाते हैं हैंड टू हैंड, और पीडीएफ भी आपको अपलोडेड मिलेगी। बेटा हैंड जो है आपका रेज है ना, उसे डाउन कर लो। कुछ और पूछना है तो पूछ लो। फिर से हैंड पे क्लिक करो, डाउन हो जाएगा। ये लो पढ़ ली। कुछ कहना चाहते हो सूरज? नहीं मैम, धन्यवाद बताने के लिए। मोस्ट वेलकम। क्रायो प्रिजर्वेशन का क्या अर्थ है? जैविक नमूनों को अत्यधिक निश्चित तापमान पर ये क्या करता है? संरक्षित करता है। 7th नंबर का क्वेश्चन है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोम रिपीट्स किस तकनीक का हिस्सा है? जीन संपादन तकनीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पीसीआर तकनीक, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोम रिपीट किस तकनीक का हिस्सा है? जीन संपादन तकनीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पीसीआर तकनीक, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो ये किसका हिस्सा है? जीन संपादन तकनीक का हिस्सा है। शांता बायोटेक्निक कंपनी किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत की पहली रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन हेपेटाइटिस बी विकसित करने के लिए, बीटी कपास उत्पादन के लिए, भारत की पहली जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन के लिए, बायो फर्टिलाइजर निर्माण के लिए। तो ये भारत की पहली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो है हेपेटाइटिस बी विकसित करने के लिए है। मॉलिक्यूलर फार्मिंग का अर्थ क्या है? पौधों में उपयोगी प्रोटीन, वैक्सीन या एंजाइम का उत्पादन करना, डीएनए को खेत में उगाना, मिट्टी में जीन डालना, जीन को खाद में बदलना। तो ये बेकार ऑप्शन है, जीन तो आप न डाल सकते ना खाद में बदल सकते, सी और डी तो बिल्कुल गलत है। तो कौन सा है? पौधों में उपयोग प्रोटीन, वैक्सीन या एंजाइम का उत्पादन करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में बेटी ब्रिंजल की व्यवसायिक खेती की अनुमति की वर्तमान स्थिति क्या है 2025 तक? पूरी तरह से अनुमति प्राप्त, आंशिक अनुमति, केवल अनुसंधान हेतु अनुमति, पूरी तरह प्रतिबंधित। उससे केवल अनुसंधान हेतु अनुमति है। बायो प्रोस्पेक्टिंग का अर्थ क्या होता है? जैविक संसाधनों को व्यावसायिक रूप से उपयोगी उत्पाद खोजने की प्रक्रिया, डीएनए को तोड़ने की प्रक्रिया, जीन की लंबाई मापना, सूक्ष्म जीवों को मारना। तो जैविक संसाधनों से व्यावसायिक रूप से उपयोगी जो खाद है उनका उत्पादन करना। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जिप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सहायक प्रजनन तकनीक, जीन संपादन, डीएनए प्रतिकृति, जैविक प्रदूषण नियंत्रण। तो इसमें क्या होता है? सहायक प्रजनन तकनीक। पूसा बासमती 1121 किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? जैव सुदृढ़ फसल, ट्रांसजेनिक फसल, हाइब्रिड फसल, बायोफील फसल। तो ये क्या है? हमारी हाइब्रिड फसल है 1121। बायोसिमिलर ड्रग किससे संबंधित होती हैं? बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई दवाएं जो मूल बायोलॉजिकल दवा के समान है, केवल हर्बल दवाएं,
केमिकल आधारित दवाएं या पारंपरिक चिकित्सा? चलो ये बताओ आंसर कौन सा बताएगा? ए है इसका, ए। बायोसिमिलर बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए दवाइयां जो मूल बायोलॉजिकल दवा के समान होती हैं। यस मैम, रवि, यही है। सूरज, मोनिका बताओगे? जी मैम, ए ही लग रहा है मैम। ए ही नो लग रहा डाउट है। मैम, नो डाउट। मोनिका आंसर पूछा है। मोनिका बेचारी ना आज कुछ काम में लगी हुई है, मेरे को लग रहा है। नहीं मैम, तबीयत खराब है इनकी। अच्छा, तो इसलिए ना शांत है आज, बोल नहीं रही, नहीं तो बोलती है। एम्फीबियन अर्क, आप सिस्टर्स हो क्या लक्ष्मी और मोनिका? यस, नो मैम, फ्रेंड है, सिस्टर नहीं है। अच्छा, फ्रेंड्स, ओके। यस मैम। फ्रेंड से मैम। मैं तो सब यूपी छत्तीसगढ़ से हूँ मैम। क्या बेटे? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अब मैं अच्छा, यूपी से हूँ। अरे वाह, छत्तीसगढ़ यूपी है, फिर दोस्ती तब भी। इसी से हुई है मैम, ऐप से, इसी से टीचमेंट हुई से है ही हुई मैम है। हम लोग। अच्छा, यहीं से हुई है, ऐप से हुई है? यस मैम। यस मैम। अरे वाह, क्या बात है। एम्फीबियन आर्क परियोजना किस उद्देश्य से चलाई जा रही है? उभयचर प्रजातियों का संरक्षण, जलीय कृषि का विकास, ट्रांसजेनिक मेंढक बनाना, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन। तो एम्फीबियन आर्क क्या होता है? उभयचर प्रजातियों का संरक्षण। बायो इकोनॉमी शब्द का तात्पर्य है जैव संसाधनों पर आधारित आर्थिक गतिविधियां, केवल कृषि उत्पादन, वन संपदा का व्यापार, जीवश्म ईंधन का उपयोग। तो जैव संसाधनों पर आधारित आर्थिक गतिविधियां। गोल्डन बनाना किस पोषक तत्व से समृद्ध है? प्रोविटामिन ए, जिंक, विटामिन सी, आयरन, प्रोविटामिन ए। सबके आंसर ए है आज इसमें। जीनोम एडिटिंग में बेस एडिटिंग तकनीक का लाभ क्या होता है? ये डीएनए में केवल एक न्यूक्लियोटाइड को बदलना, बिना डबल स्ट्रैंड ब्रेक लिए बदलना, जीनोम की पूरी तरह हटाना, केवल आरएनए बदलना, या डीएनए को काटे बिना प्रोटीन को नष्ट करना। तो डीएनए के केवल एक न्यूक्लियोटाइड को बदलना, बिना डबल स्ट्रैंड ब्रेक के लिए बदलना होता है। आज क्वेश्चन ज्यादा है, 30 क्वेश्चन है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसके लिए होता है? मूंगों की चट्टानों में संरक्षण व पुनर्जीवन के लिए होता है। मैं इसके आंसर्स बता रही हूँ, अगली क्लास है 5 मिनट बाद तुम लोग की। नेशनल जीन बैंक भारत में कहाँ स्थित है? जो नीम बैंक है वो कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर है। कोड ब्लड बैंकिंग किसके संरक्षण से संबंधित है? जो कोड ब्लड बैंकिंग है, नवजात शिशु की जो गर्भनाल रक्त स्टेम सेल है उसको संरक्षित करने के लिए, मैंने आपको बताया भी था, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको संरक्षित करने के लिए कोड ब्लड बैंक है। बायो हैकिंग शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? जैविक प्रणालियों से व्यक्तिगत तौर पे हस्तक्षेप करना और उसमें सुधार करने के लिए होता है। वन हेल्थ अवधारणा का आधार क्या है? वन हेल्थ अवधारणा होती क्या है, उसका आधार क्या है? मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य का एकीकृत दृष्टिकोण, केवल मानव स्वास्थ्य, पशुपालन में सुधार और पर्यावरण संरक्षण। क्या है इसका आंसर? ए है, ए। मानव, ए पशु इसका और आंसर। पर्यावरण। हाँ, ए ही है। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन पीसीआर का मुख्य उद्देश्य है डीएनए की नई प्रतियां बनाना, प्रोटीन संश्लेषण करना, आरएन ट्रांसक्रिप्शन, जीन निष्क्रिय। तो डीएनए की कई प्रतियां बनाना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का अर्थ क्या होता है? कांच के बर्तन में बनाया जाता है। माइक्रोजिया का प्रयोग कृषि में क्यों किया जाता है? माइक्रोवरीजा किस लिए यूज होता है? पौधों की जड़ों में फास्फोरस अवशोषण क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का अर्थ क्या होता है? जैविक आंकड़ों का कंप्यूटरित विश्लेषण करना। जितने भी जैविक आंकड़े होते हैं उनको कंप्यूटराइज करके देखना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन
लेना। जर्मप्लाज्म क्या होता है? किसी प्रजाति का अनुवांशिक संतान जर्मप्लाज्म कहलाता है। ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन GFP का उपयोग किसमें होता है? जीन अभिव्यक्ति को ट्रैक करने के लिए होता है। नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स NCMR कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? ये पुणे के अंदर स्थित है। आज के लिए हमारा इतना ही था। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नो मैम, क्लियर है। चलो फिर ठीक है, अगले हफ्ते मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। गॉड थैंक यू ब्लेस यू। मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चा, गॉड ब्लेस यू।